नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर CMS सेशन एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दुनिया में आप सब लोगों का खुशामदीद। और आज जो है हम जो क्लास को स्टार्ट करने से कबल 2 से 3 चीज़ें हमारे लिए जो है ऐसी हैं इसे जानना हमारे लिए मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग सब जो है 2 में से एक स्टूडेंट होंगे। नंबर 1, या तो आप अभी अभी PRC करके आए और PRC करने के बाद जो है अब आप लोगों के जहन में है कि चलो यार PRC कर लिया है तो कैफ कर लेते हैं, तो इट मीन्स दैट यू हैवंट स्टडीज़ दिस सब्जेक्ट प्रायर टू दिस, एक्सेप्ट ऑफ दोज पीपल के जो किसी और स्ट्रीम से आए हुए हों, जैसे कि आपके A लेवल्स वगैरह से, तो वो थोड़ा बहुत कोस्टिंग के बारे में जानते हैं, या किसी ने BCom किया हो तो वो थोड़ा बहुत कोस्टिंग के बारे में जानता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कोस्टिंग के बारे में या कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सतही तौर पर भी नहीं जानते। ठीक है। सेकेंडली देखें, आप वो स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिन्होंने कोस्टिंग का सिलेबस या कोस्टिंग का पेपर पहले भी पढ़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आप इसको क्रैक नहीं कर पाएँ। ठीक है। तो ये दोनों किस्म के बच्चे जो है मेरे सामने जो है मैं उम्मीद करता हूँ बैठे होंगे। इन केस अभी जो है हम मज़ीद इसकी बातों की तरफ चलते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है सब्जेक्ट क्या है ये, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है कि ये सब्जेक्ट किस तरीके का है, किस नेचर का है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने सिलेबस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को देखना है। दूसरी चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो है आपके बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट टीचर है। आपका सब्जेक्ट टीचर है कौन, राइट नाउ वो क्या स्टेटस है उसका, वो टीचिंग की दुनिया में कितने टाइम से हैं, और वो CA में ही क्यों पढ़ाता है। ठीक है। और थर्ड थिंग जो हमारे पास होगी कि मिथ्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। और चौथी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाउ वी आर गोना कवर दिस। तो जनाब मन, ये चार चीज़ें आपको मैंने बता दी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, फिर हम सब्जेक्ट टीचर यानी मेरे बारे में डिस्कस कर लेंगे। थर्ड थिंग आपकी आ जाती है कि सब्जेक्ट के बारे में मिथ्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और चौथी चीज़ आ जाती है कि हम इस सब्जेक्ट को कवर कैसे करने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है CA में ये है क्या। देखिए, CA में सब्जेक्ट टेक्निकली जो है अगर आप इसको इसके अंदर ही देखें तो ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करता है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें करता है। ठीक है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करते हैं तो इसका बराह रास्त ताल्लुक़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है इससे कॉस्ट से। कॉस्ट क्या होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक कैलकुलेटर बनाते हैं, मिसाल कर लेते हैं आप एक प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, तो ये कैलकुलेटर के लिए कुछ ना कुछ आपको मटेरियल चाहिए होगा जो कि अपेरेंटली एक प्लास्टिक नज़र आ रहा है। इसी तरीके से सेकेंडली चीज़ क्या चाहिए होगी, सेकेंडली चीज़ चाहिए होगी कि आप मटेरियल लेके आके सामने रख दोगे तो खुद ब खुद तो नहीं बन जाएगा। अब आपको मशीन और लोग चाहिए होंगे। ठीक है। मशीन और लोग चाहिए होंगे, वो प्रेमिसेस चाहिए होगी जहाँ पर ये चीज़ें आप मिल के बना सकें। ज़ाहिर रोड पे तो खड़े होकर नहीं बना सकोगे। तो ये सब चीज़ों की जो अकाउंटिंग करना हमें सिखाता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। जब हम इस सब्जेक्ट की यानी कि हम सब्जेक्ट के बारे में अब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो हम इसके बारे में सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आम तौर पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से नज़र आएगा।
काफ़ी जगहों पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से ही पढ़ाया जाता है। इवन दो ACCA के अंदर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो कोस्ट अकाउंटिंग से ज़्यादा इतना ज़्यादा मुंसलिक है कि अगर आपको कोस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स नहीं आती तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो दैट इज़ द रीज़न आई कि अपने ये छोटे दोनों स्ट्रीम्स को मिलाकर ही पढ़ाया जाता है। अब इस सवाल इसमें आ जाता है हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस। एक को हम कह देते हैं ग्रेड ए, एक को हम कह देते हैं ग्रेड बी और एक को हम कह देते हैं ग्रेड सी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेड ए की, ग्रेड ए का बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक एक ही चीज़ से, उसका नाम है कोस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। और मैं कहता हूँ अगर आपको कोस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन नहीं समझ में आता, आप आसान रखें कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लें। इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, पहले हम इसको ही लिख लेते हैं। पहले में कोस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, इसके बाद दूसरी चीज़ है ना उसके अंदर आ जाती है आपके पास कॉस्टिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं। और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है बेटा, वो आ जाती है आपके पास डिसीजन मेकिंग। कौन सी क्लास है आपकी? रख दो बैग। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो हम जैसे कि बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ों को। तो कोस्ट फ्लो प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिकली असल कोस्टिंग को। उसके अंदर क्या आ जाता है, मटेरियल आ जाता है। हम मटेरियल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम इसी तरीके से लेबर को डिस्कस करेंगे, हम इसी तरीके से ओवरहेड को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ओवरहेड के अंदर हम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बेसिकली फ़्लो ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगता है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, फिर आगे बढ़ता है एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं फ़्लो ऑफ प्रोडक्शन। कोस्टिंग के लिए अच्छा जी, आपका नाम? पहले अटेम्प्ट दिए? पहली अटेम्प्ट PRC से। कोस्टिंग के बारे में आइडिया है कुछ? तो अभी हमारी यही डिस्कशन चल रही थी कि आज की नशिस्त में जो है सबसे पहले हम जो है 4 चीज़ों की डाइसेक्शन करेंगे। ठीक है, कि हम अगर आज एक कोई भी चीज़ पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है फ़ी नफ्सी ही, उसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंडली जिस टीचर से पढ़ने जा रहे हैं भाई वो सब्जेक्ट का टीचर क्यों है उधर, वही क्यों पढ़ाना है, कुछ और पढ़ा लेता। दुनिया का सबसे सरदर्दी का काम है 2 सब्जेक्ट पढ़ाना, एक का नाम है CMA और एक का नाम है CA फाइनल में BFD। ठीक है, इस सब्जेक्ट का जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आप पढ़ा के थक जाएंगे, सामने वाला भी पढ़ के थक जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो जाएगा ना वो यही कहेगा यार सानू चस नहीं आई, कुछ रह गया। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी मिथ्स एंड एक्सपेक्टेशन। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा अकाउंटिंग एग्जाम था तो तुमने किसी न किसी बेस पे एग्जाम करवाया होगा। किस पे? तो तुम्हें डेबिट क्रेडिट आता है, बस काफ़ी है, इतना ही चाहिए था। ठीक है, बाकी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती। कॉस्टिंग में भी कॉस्टिंग तो होती है, अलग स्ट्रीम्स हैं, वो तो बिल्कुल मूवमेंट। FAR 1 के लिए तुम कह रहे होगे तो वो FAR 1 में
FAR 1 में अगर तुम्हारा ना बेसिक अगर तुमने देखना भी है तो बस तुम्हें ये आना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है डेबिट क्रेडिट तुम्हें समझ आते हैं और इन्वेंट्री वगैरह देख लेना, बस काफ़ी है। बाकी वो तुम्हें सब सिखाएंगे ही, दोनों का इतना कोई खास लिंक नहीं है। तो तुम समझोगे कि इंट्रो में कुछ ऐसा सिखाया है जो FAR, ना ना, इंट्रो तो बच्चा है बिल्कुल ही। इंट्रो में तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते हो ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि आप वहाँ फाइनेंशियल्स नहीं बनाते ना, इंट्रो में कहाँ बनाते हो फाइनेंशियल। अब तो वो हो गया ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला है ना सीन, 4 में से एक चूज़ करना है ना। हाँ तो फिर तो कुछ भी नहीं है। इंट्रो का पेपर पहले और होता था, पहले जो है ना इंट्रो का पेपर प्रॉपर पेपर की फॉर्म में आता था जिसे FAR 1 का आता है। तो कैफ में 9 पेपर होते थे, नीचे 4 पेपर होते थे। तो वो 9 पेपर की जगह उसको इन्होंने 8 और 5 कर दिया। जब 8 और 5 किया तो वो इंट्रो और हल्का हो गया। पहले इंट्रो अच्छा पेपर होता था, तगड़ा पेपर होता था करके, जब बच्चा उसमें नहीं करता था तो हम उसको ये कहते थे कि इंट्रो पढ़ के आना, क्योंकि उसमें उसको बनाना पड़ता था सब कुछ। अब ज़रूरत नहीं है इसी की। अच्छा, सेकेंडली ये चीज़ है जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट टीचर के बारे में। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास मिथ्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इस सब्जेक्ट की है ना मिथ्स और एक्सपेक्टेशन का बड़ा मसला है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिएगा, जो है इस सब्जेक्ट की मिथ्स एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिथ्स क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, मिथ्स क्या होती हैं? जो लोग बिलीव करते हैं वो है लेकिन है नहीं, इसको कहते हैं मिथ्स, ठीक है। और इस सब्जेक्ट की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है प्रायर टू मूविंग टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो है, हम इसको कवर कैसे करेंगे, ये एक सवाल होता है हमेशा मेरे पास। टिल लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे आखिरी 15 दिन में भी मुझसे ये पूछते हैं, अगर मैं ये कर लूँ और ये छोड़ दूँ तो ये क्या होगा। तो इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर बेसिकली लेकिंग ऑफ वाइल डूइंग द CMA, ठीक है। CMA के अंदर कवरेज हमेशा एक इशू रहा है, आज नहीं रहा है, हमेशा रहा है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि ये पहले एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब ये बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ उसमें, मैं क्या कर सकता हूँ भला। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट फ़ी नफ्सी ही है ना, इसके अंदर दो बेसिकली अकाउंटिंग की स्ट्रीम है। अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं ना, हम उसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक अकाउंटिंग कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक अकाउंटिंग कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जब बुक्स खरीदने जाएंगे ना, अगर आप कोई इंटरनेशनल बुक खरीदते हैं, अच्छी बुक खरीदते हैं, तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग बुक है, प्रॉपर अलग आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रॉपर अलग बुक आती है, ठीक है। और दुनिया में तकरीबन अब यूनिवर्सिटी लेवल पे जब भी पढ़ाया जाता है ना, ये दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग पढ़ाया जाता है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बराह रास्त ताल्लुक है चीज़ों की लागत से। यानी अगर मैं आज कैलकुलेटर बनाने जाता हूँ तो ये कैलकुलेटर मुझे कितने का पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने जानना है इस कैलकुलेटर में मुझे लगाना क्या है। तो मैं कहा, मुझे पता है यार इसके ऊपर तो प्लास्टिक और लगा हुआ है, तो मैंने प्लास्टिक खरीद दिया। अब मैं प्लास्टिक की बोरी रख के यहाँ बैठा हूँ, कैलकुलेटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब मुझे इसके लिए लोग भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए। ऐसे ही अगर मुझे लोग भी चाहिए और मशीनें भी चाहिए, तो जाहिर है मैं लोगों को रखूँगा तो उनको मुझे पे ऑफ करना है, तो ये मेरी लेबर कॉस्ट हो जाएगी। और अगर मशीनें मुझे रन करनी है, तो याद रख लीजिए कि अकाउंटिंग की दुनिया में एक वर्ड यूज़ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में उसको कहते हैं ओवरहेड। तो मैं इसकी तारीफ कुछ ऐसे करता हूँ कि जो चीज़ लेबर नहीं है और जो चीज़ मटीरियल नहीं है, और वो चीज़ का ताल्लुक किससे? कॉस्टिंग से है, तो हर वो चीज़ क्या कहलाएगी? ओवरहेड। ज़िंदगी ऐसा। मिसाल के तौर पर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं तो उससे आपको जगह चाहिए होगी, जगह लोगे तो उसका क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, ये ओवरहेड है। आप वहाँ पर मशीनें लगाते हो, ठीक है, मशीनों में डेप्रिसिएशन आएगा ऑब्वियसली, तो डेप्रिसिएशन क्या कहलाएगा? ओवरहेड। मशीनें रन होती हैं, मशीनें रन होंगी तो उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस होगी, मशीनें चलेंगी तो बिजली खर्च होगी, मशीनें चलेंगी तो गैस खर्च होगी, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ओवरहेड में। इसी तरीके से ये सब चीज़ें जो कोस्टिंग का ताल्लुक है ना, कोस्टिंग आपको 2 हिस्सों में हेल्प करेगी बस। एक आपको हेल्प करेगी कि मुझे प्रोडक्ट बनाना कैसे, और दूसरा आपको बात बताएगी भाईजान कोस्टिंग की टेक्निक्स होती हैं।
ये दो चीज़ें आपने सीख ली ना, यहाँ पर सीखना है। और तीसरी जो चीज़ है ना, वो पता है क्या है, वो है एप्लीकेशन। तो हम डिस्कस करते हैं आईएएस की सिलेबस की ग्रिड को। सिलेबस की ग्रिड यहाँ पर आपके पास जी, सिलेबस की ग्रिड में आपके पास क्या आ जाता है, सिलेबस की ग्रिड में सबसे पहले आपके पास आ जाता है ग्रेड ए। ग्रेड ए क्या कहलाती है? ग्रेड ए कहलाती है, उसका नाम है कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन। कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन क्या है? उसका पूरा ताल्लुक कॉस्टिंग से है। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे होती है, लेबर की कॉस्टिंग कैसे होती है, ओवरहेड की कॉस्टिंग कैसे होती है। ओवरहेड के साथ साथ जब हम ओवरहेड पढ़ेंगे तो हम इसमें सीखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। वो ओवरहेड का ही पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हम उसके अंदर सीखेंगे इसको। इसके अलावा एक और चीज़ सीखेंगे, उसका नाम होगा कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन। कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन क्या है? ये एक आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, इसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल होगा। जब वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ना, तो वो एक ही शॉट में नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे ही बटन दबाया वो एक ही शॉट में, जैसे मोबाइल है आपके पास ना, तो ये वन शॉट में तो नहीं बनता। ये पहले इसका पीसीबी अलग बनता है, इसकी फ्रेम अलग बनती है, इसकी स्क्रीन अलग बनती है, फिर असेंबली पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं, फिर इसके बाद टेस्टिंग होती है, फिर टेस्टिंग के बाद ये फिनिशिंग पे जाता है, इसकी सफाई सुथराई होती है, फिर इसकी पैकिंग होती है, फिर जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इससे पहले तो नहीं बनता। तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोडक्ट में मूव होता है, तो ये मूवमेंट भी तो अकाउंटिंग में ट्रेस होती होगी ना। जब मूवमेंट अकाउंटिंग में ट्रेस होती है तो उसको ट्रेस कैसे किया जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे पड़ती हैं, इस दरमियान अगर कोई लॉसेस आते हैं तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये सारा कहलाता है आपका कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास अकाउंटिंग टेक्निक या कॉस्टिंग टेक्निक भी इसको कह सकते हैं। ये कॉस्टिंग टेक्निक में मैं आपको कुछ इख्तिलाफी बातें सिखाऊंगा। इख्तिलाफी बातें क्या है? यहाँ पर कॉस्टिंग की कुछ ऐसी अप्रोचेज होंगी कि जो हमें ये सिखाएंगे कि कॉस्टिंग ऐसे भी की जा सकती है, वैसे भी की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आप सीखोगे, जिसके अंदर आपके पास एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगी। ये क्या होती है इंशाल्लाह वो सीखेंगे। इसी के साथ साथ बेटा आपके पास जब एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग सीखेंगे तो आपके पास एक और टेक्निक सीखेंगे हम लोग, उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। आईकेप का मोस्ट फेवरेट टॉपिक। आईकेप प्रोसेस कॉस्टिंग से नहीं पूछता है तो उमूमन मेरा ख्याल है इसके एग्जामिनर को नींद भी नहीं आती होगी। बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत जैसे आईकेप में एग्जामिन होता है ना, ऐसे कहीं पे भी नहीं होता। वो बहुत अच्छे से पूछता है उसको। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद आपके पास आ जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग की बिल्कुल इन्वर्स शक्ल है, बिल्कुल इन्वर्स शक्ल है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि हर जॉब एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। इसी के तरीके से आपके पास छोटा सा एक टॉपिक आ जाता है सर्विस कॉस्टिंग। इसी तरीके से आपके पास एक टॉपिक आ जाता है टारगेट कॉस्टिंग एंड सो ऑन, ठीक है। और आपके पास एक और टॉपिक आ जाता है आपके पास स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ये दोनों एरियाज अगर मैं ए और बी को पकड़ूं, ये वो एरिया है जो लर्निंग के हैं। ये वो एरियाज हैं जिनको लर्न करना है आपको। इसमें टेक्निक सिखाऊंगा मैं, ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से होता है, इसको ऐसे लेके चलना है, इसमें ये एंट्री पड़ेगी एंड सो ऑन। फिर वो एरिया जो असल में जो सेक्शन सी है, इसके ऊपर लिख दिया आप एप्लीकेशन। देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखनी होती है और कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होती है ना। ए और बी आपको सिखाएगा फ़कत, यहाँ पर प्योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करना भी सिखाऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन में नई टेक्निक नहीं सीखेंगे। जो पुरानी टेक्निक सीखी हुई है सिर्फ उसको अप्लाई करना सीखेंगे। लाइक इसके अंदर हम सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर है सेक्शन सी में, लेकिन आईकेप की एक तारीख रही है, ये कभी भी सेक्शन सी में था ही नहीं। ये कभी भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं था, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ताल्लुक बराह रास्त किससे है, मटेरियल से। तो हमेशा से इन्वेंट्री मैनेजमेंट
इसके साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री पढ़ ही रहे हो तो उसकी मैनेजमेंट पढ़ने में आपको इतना टाइम नहीं लगता है, और इसके सवाल भी ज़्यादातर जो है मैनेजमेंट से आते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं कंपेयर करूं वैल्यूएशन से। तो इसके बाद बेटा आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली टेक्निक जो IQAP का मोस्ट फेवरेट एरिया है उसका नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सीखने के लिए यहाँ से स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग को सीखना ज़रूरी है। तो जब हम सेक्शन बी पढ़ते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाईजान इधर कोई भी सीक्वेंस रख लो, लेकिन स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग को आखिरी में रखना, क्योंकि इसको पढ़ते ही हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। वरना क्या होता है, बच्चा स्टैंडर्ड मार्जिनल पढ़ लेता है, जब वो CVP पढ़ने आता है उसको याद ही कुछ नहीं होता, वो भूल चुका होता है। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग आ जाती है। इसके अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं, लेकिन सब छोटे छोटे एरियाज़ हैं। IQAP डिसीजन मेकिंग का जो सवाल पूछ रहा होता है तो इसके अंदर 1, 2 यानी कि 2-3 ऐसे एरियाज है जिसके अंदर वो घुमा फिरा के पूछ रहा होता है, जिसके अंदर सबसे पहले है लिमिटिंग फैक्टर, इसके बाद है आपके पास मेक और बाय, इसके बाद है आपके पास शट डाउन। ये 3 एरियाज IQAP जेनेरिकली पूछता है। और चौथा एरिया है ज्वाइंट फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट, ये लिखते हैं ऐसे ही। टिल टुडे जो IQAP जब से 21 का से ये है फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट, यानी आप जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि बज़ा औक़ात कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो निकल आते हैं, लेकिन उसको मज़ीद रिफ़ाइन करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल अगर दी जाए तो क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है ना, क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल से क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल सब कुछ उसी से निकलता है भाई, एक ही प्रोसेस है। उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पढ़ लेना इसके बारे में, बड़ा अच्छा प्रोसेस है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो क्या करता है, मुख्तलिफ हीट पॉइंट्स पे मुख्तलिफ चीज़ों को अलग अलग कर देता है डेंसिटी के हिसाब से, वो डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग करता है। अब आप देखो प्रोसेस एक ही है, प्रोसेस तो एक ही है ना, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से वो डिफरेंट वैल्यू के प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी होती है। अब आपके पास जब आपके पास मौका आता है कि आप उसको मज़ीद प्रोसेस करें या ना करें, तो वहाँ पर आपके पास चीज़ें आ रही होती है। मैं एग्जांपल दूँ अगर आपको, तो शुगर की इंडस्ट्री है ना, शुगर की इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब आप शुगर केन से जूस निकालते हो, जूस निकालने के बाद आप उसको सर्टन हीट टेम्परेचर पे गर्म करते हो, तो वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन अकर होती है। क्रिस्टलाइजेशन अकर होती है तो समझो चीनी का तो मामला हो गया, लेकिन फिर भी लिक्विड बचता है। जो लिक्विड बचता है उससे बनता है मोलेसेस। अब एक कंपनी है वो चाहे तो उस लिक्विड को बेच दे और चाहे तो उसको प्रोसेस करके मोलेसिस बना के बेच दे, ऑप्शन आ गया ना, दोनों बिकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि अगर मैं हूँ, एक कंपनी हूँ और मुझे वो लिक्विड बचा हुआ है, तो मेरे पास तो मर्जी है ना, मैं उसको प्रोसेस करूँ या ना करूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरा फ़ायदा किस में ज़्यादा है। तो ये डिसीजन मेकिंग आपको फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट में आती है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में डिसीजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बसा औकात फ़ायदा होता है, बसा औकात नुकसान हो रहा होता है, तो बंदा उसी हिसाब से डिसीजन कर लेता है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की जानिब, भाई मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट टीचर कौन है। तो बस इसकी चंद एक चीज़ें बता देता हूँ। मेरा तकरीबन जो है 10-1 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, पेशे से मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और तकरीबन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी एसोसिएट रहा हूँ। स्क्राइबर कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ में भी मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने मुनफरिद मतलब इनफरादी तौर पर भी जो है CA के स्टूडेंट्स को मैं अपनी आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ाता रहा हूँ। ACCA का F2 और F3 आपने शायद नाम सुना उन सब्जेक्ट्स का, वो भी मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा ICMA का SM स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट,
ICMA में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है, ऑडिट पढ़ा है ICMA का। तो मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को मैं प्रोफेशनल के पढ़ाता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई आई डिड टू चूज़ टू टीच CMA, जबकि CMA बहुत मुश्किल और सरदर्दी का काम है, सच्ची में बहुत सरदर्दी का काम है। देखें, असल में इसकी दो वजूहत है। नंबर 1 ये है कि आई स्टार्टेड फीलिंग कि बच्चा CMA पढ़ के आ रहा है लेकिन बुकिश स्टाइल में पढ़ के आ रहा है, ठीक है, और उसकी फ़ेल होने की वजह भी यही है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बेसिकली फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें देखता हूँ। आई एम बेसिकली करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस इन वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान, और वो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो हम वहाँ पर इस तरीके के मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। ये कोस्टिंग वोस्टिंग हमारे लिए समझो चाय पापे खाना है, क्योंकि रोज़ का काम है ये। तो हमारे वहाँ पर तो चूँकि मैं जिस कंपनी से एसोसिएटेड हूँ वो कन्फेक्शनरी का बिज़नेस करती है। तो कन्फेक्शनरी के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है कोकोमो। कोकोमो के इतने सारे वेरिएंट हैं, इसी तरीके से बहुत सारे और भी वेरिएंट्स हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सीखने का मरहला मिलता है। तो वो चीज़ें मैंने समझा कि अगर वो चीज़ें मैंने सीखी हैं तो क्यों ना मैं स्टूडेंट्स को उसको पास ऑन करूँ। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए CMA के लिए देखें, आप जो आज पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो सब्जेक्ट को सिर्फ यूँ समझते हैं कि यार ये हमें पढ़ाया जा रहा है, इसका असल दुनिया में कोई ख़ास यूज़ नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन देखें, आजकल की दुनिया में आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है। आजकल की दुनिया में आपने अकाउंटिंग के रूल्स डिफ़ाइन करने होते हैं। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। बहुत सारे ERPs पढ़े हुए हैं। आप क्या समझ रहे हैं, आप बैठ के क्या करेंगे, डेबिट होगा तो वो क्रेडिट? ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक दफ़ा बनाना है बस। भाई अगर ये माल आएगा तो एंट्री इधर गिरेगी, माल जाएगा तो एंट्री इधर गिरेगी, जब प्रोडक्शन रन चलेगा तो एंट्री इधर गिरेगी, वेरिएंस आएगा तो एंट्री इधर गिरेगी। एक दफ़ा डिफ़ाइन करना होता है। लेकिन जब कभी भी उसमें मसले मसाइल आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपको समझने के लिए अगर आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत नहीं होगी तो आप उसके मसले को कभी भी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना अकाउंटिंग का सिस्टम। आपको लग रहा है ये इतना छोटा सा, मैंने कहा प्रोसेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि अंदाज़ा नहीं होता। तो ये एक छोटा सा मेरा बैकग्राउंड था कि किस तरीके से चीज़ें हैं। मेरी तकरीबन 16 से लेके मेरी 20 तक की आर्टिकल्स रही है, और उसके बाद तकरीबन 4 साल का मेरा जो है प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। लेकिन सर फहरिस्त मेरी FMCG और मैन्युफैक्चरिंग की स्टील की इंडस्ट्री रही है, जिसके अंदर मैं अपना अमली तौर पर मैंने जो है जाकर उनकी इंडस्ट्री के अंदर एज आ फाइनेंस गाय और एज ए इंटरनल ऑडिट गाय काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इस तरीके से। अब ये सवाल ये उठता है, जैसे कि मैंने कहा CMA क्यों पढ़ाया, और मैंने आपको बता दिया कि CMA पढ़ाना, मैं समझता था कि मार्केट में गैप क्रिएट हो रहा है कि बच्चा जो पढ़ के आ रहा है वो उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहा कि असल ज़िंदगी में वो क्या करेगा। इवन तो आज भी चूँकि हम मैनेजमेंट साइड पे लोग ऑडिट करने के लिए आते हैं, तो जब उनके सवाल सोचता हूँ तो मैं बाज़ औक़ात हंस पड़ता हूँ। मैं बोलता हूँ तुमने एक कैसा बेहुदा और बच्चों वाला सवाल किया, क्योंकि आप सिर्फ फाइनेंस की पिक्चर, आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पिक्चर देख के और बिना प्रोसेस को समझे आप कुछ अखज़ नहीं कर सकते। आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, और अगर आप प्रोसेस नहीं समझोगे तो आपका फाइनेंशियल का ऑडिट आप कर ही नहीं सकते सही से, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें। अब आ जाता है हमारे पास तीसरे पॉइंट की जाने बेटा चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था कि इसके सब्जेक्ट की मिथ्स क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट की कुछ मिथ्स हैं। सबसे पहली मिथ ये है कि ICAP ने कोटा रखा हुआ है, इसको पास नहीं करना। ICAP जानबूझकर ये मुश्किल बनाता है, ठीक है। ICAP जो है इसने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि भाई इसको इतने में ही पास करना है वरना नहीं करना। ICAP ज़्यादातर बच्चों को एक अटेम्प्ट में पास नहीं करना देना। ये सारी मिथ्स हैं। क्यों मिथ्स हैं? मैं आपको ये बात बताऊं मज़े की, मेरा इंटर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। BCom भी मैंने कोई बहुत अच्छे से पास नहीं किया, लेकिन मेरा कोस्टिंग फर्स्ट अटैम्प्ट था, ईजी पीजी फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसका पासिंग रेशो 30 मेरा होता है, 30-40 में रहता है। देखो, PRC से तुम आए हो तो तुम्हें तो पासिंग रेशो की बात करते हुए तो बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए।
लेकिन बच्चा, मेरा सवाल ये नहीं है कि पासिंग रेशो क्यों है, तुम्हें पूछना चाहिए फेलियर रेशो क्यों है। पासिंग रेशो तो है 38% है, 40% है, 44% है, व्हाट्सएवर। फेलियर रेशो क्यों है? तो वो मैं एक्सपेक्टेशन पे आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा। मिथ और एक्सपेक्टेशन दोनों वजूहात हैं कि बच्चा पास क्यों नहीं हो रहा। देखो, सबसे पहली जो मैंने कहा मिथ क्यों है ये देखें, आईकेप जो है, आप आईकेप में क्यों पढ़ने आए, मेरा सवाल है, क्या जहन था? करियर के लिए पढ़ने के लिए। तो करियर तो सब में बन जाता है, एमबीए कर लेते, आप बीएस कर लेते, इंजीनियरिंग कर लेते, कंप्यूटर साइंस बन जाते, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बन जाते, डेटा साइंस पढ़ लेते, इतनी बड़ी बड़ी फील्डें पढ़ी नहीं, आप यहाँ आ गए। पैसे और कोई चीज़, पैसे उसमें भी कम नहीं है। मैं जानता हूँ साइबर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट को चार्ट अकाउंटेंट से कम नहीं लेता होगा, ज़्यादा ही लेता होगा। और देखो, असल बात पता है क्या है, आपने जब ये सोचा ना कि मुझे सीए करना है, तो पहली तो दिमाग में यही बात आती है कि यार 5 साल में करियर, 5-6 साल में एक करियर का एक अच्छा प्लान है। और ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब आप पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो आप लोगों के जहन जो फीड होते हैं, वो फीड होते हैं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, अपने दोस्तों से, इंस्टाग्राम से। और एक और मज़े की बात है, मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूँ पॉजिटिव, मैं जो 2 घंटे में काम करूँगा ना, उसमें 5 मिनट लगेंगे उनका पानी फेरने में, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब करता है पॉजिटिव चीज़ों की निस्बत। ये हमारे माइंड की एक फितरी बात है, ये कोई इसमें बुराई की बात नहीं, ये फितरी बात है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आपने सिर्फ एक ही काम करना है भाई, सीनियर्स की सिर्फ पॉजिटिव मिलके सुन लो, वरना कोशिश करो सुननी ही नहीं है। आपको कोई भी मसला है, कम टू मी। ये बच्चे पता नहीं क्यों झिझकते हैं, भाई मैं जिन नहीं हूँ भाई, आप आओ मेरे से बात करो, आपको क्या मसला आ रहा है, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको प्लानिंग करना नहीं समझ में आ रहा, आपको पास पेपर की प्रैक्टिस करना समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरी दिनों में अगर जब मुझ पर प्रेशर होगा 3 पेपर का, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप जाते हो किसी के पास। मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे की नैया में खुद सुराख हो, वो आपको क्या देगा, आपको क्या ज्ञान देगा यार, मुझे बताओ। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको फुल प्रूफ रूट बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो रूट बता दूंगा कि अगर आप मेरे तजुर्बात की रोशनी में या अपनी जो है मेहनत की रोशनी में उसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है। तो इस चीज़ को निकलने के लिए हमें सबसे पहले तो मिथ्स से दूर भागना होगा, जितनी मिथ्स है। नंबर 1, आईकेप ने कोई परसेंटेज सेट नहीं की भी भाई। मैंने आईकेप के कोस्टिंग के रिजल्ट अच्छे भी देखे, आते हैं कभी कभी। आपको यकीन नहीं आता, बच्चों की बातें सुन ली है, आप एक काम करें, इत्तेफाक है कि आज थोड़ा लेट हो गया मैं, तो इस वजह से मैं लेके नहीं आया, वरना मैं एग्जामिनर कमेंट्स आप लोगों को पढ़ाता, मेरे पास लिखे हुए एग्जामिनर कमेंट्स। आप हंसेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स में वो खाली गाली देना रह जाता है, बाकी वो बच्चों को जो जलील करता है ना, आप हैरान हो जाएंगे। वो कहता है बच्चे ने बेसिक गलती की है, यहाँ पर बेसिक गलती। वो लिखता है बच्चा इस सवाल में सिर्फ 30% बच्चे इस सवाल में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए। यानी कि एक सवाल है, अगर वो 10 मार्क का है तो उसके पासिंग मार्क्स कितने में बेटा? 5 मार्क्स। वो कहता है सिर्फ 30% बच्चों ने 5 मार्क्स लिए, और फिर नीचे गलतियाँ गिनवाता है। और जब आप गलतियाँ पढ़ोगे ना, आपकी हंसी निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो है प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं करते। तो इसमें कोई मिथ नहीं है। मैं वो क्या कहते हैं, ये एक मिथ है कि आईकेप पास नहीं करता। मैं कहता हूँ असल बात ये है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं फेल होने के लिए। अगर पास होने के लिए मेहनत करो तो टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। मेरे पास आए, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फेल होने के लिए बहुत मेहनत है। देखो, फेल होने के लिए आपको घर वालों को बेवकूफ़ बना के यहाँ आना पड़ेगा, आप लोग घर वालों को सामने दिखाना पड़ेगा मैं लेक्चर ले रहा हूँ, और फिर आप सीरीज़ देख रहे होगे, ठीक है। आप लोगों को जो है अपने दोस्तों के साथ टाइम को बर्बाद करना पड़ेगा, बहाने ढूंढने पड़ेंगे, अपने दिल को मनाना पड़ेगा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे होगे। और फिर आखिरी दिनों में आप 15 दिन वाकई बहुत पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाओगे, और फिर आप कोसोगे, कंधा ढूंढोगे, सबसे पहले ढूंढोगे यार ये बुक बेकार है। अगर लोग आपको वो उसमें साथी नहीं मिलेंगे तो फिर आप ढूंढोगे यार मैंने जिस टीचर से पढ़ा था उसने सही नहीं कवरेज कराई। जब उसमें भी साथी नहीं मिलेंगे तो आप बोलोगे आईकेप ने ही पेपर ऐसा बनाया था कि जानबूझ के बच्चे फेल हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या है, लूप है, इस लूप से निकलना है, ये मिथ है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि
आईकेप की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सब्जेक्ट के हवाले से। चलो इस एक्सपेक्टेशन को तो राइट डाउन कर लेते हैं, मिथ राइट डाउन करना कोई इतनी खास बात नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए आईकेप क्या चाहता है, आईकेप चाहता है भाई सबसे पहले तो आप कंप्लीट करो सिलेबस। कब तक, कब तक करना है सिलेबस कंप्लीट? 4 महीने तक। कब तक? 4 महीने कब खत्म होंगे वो? जुलाई, एग्जैक्टली। यानी कि आईकेप चाहता है जुलाई या फिर जैन, जो भी मंथ होता है, इन दोनों में अकॉर्डिंगली आप क्या कर दो, ख़त्म कर दो अपना सिलेबस। आप मार्केट में सर्च कर लें, पिछली अटेम्प्ट में भी, हर अटेम्प्ट में, इवन दो मैंने भी पिछली दफ़ा तकरीबन फरवरी की 5-6 तारीख को कोर्स ख़त्म कर दिया था, ठीक है। इट मीन्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टाइम वॉज अवेलेबल फॉर रिवीजन। अच्छा, मैंने वो भी रिवीजन करवाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सिर्फ कंटेंट पढ़ा के चला गया था, मैंने सिलेबस भी पढ़वाया था, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो लेकिन टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो क्या करता है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस पर तवज्जो दिलाता है कि बेटा ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं सिमिलर क्वेश्चन नहीं करवाता, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन का फ़ायदा क्या है, मैं वो भी करवा दूंगा तो तुमने क्या भजिए बेचने, बताओ भाई क्या करोगे तुम। अच्छा मिसाल कर लो 10 लोग, बाज़ औक़ात कहते हैं लोग 10 अटेम्प्ट के पास पेपर कराते हैं, 20 अटेम्प्ट के, मैं कह रहा हूँ मैं करवा देता हूँ, चलो तो तुम लोग क्या करोगे? सवाल है ना, आपके पास तो कंटेंट तो नहीं है। और आईकेप के लेवल का सवाल आईकेप के पास के एग्जाम के अलावा कहीं भी नहीं है। अगर आप दावा करते हो कोई लेके आते हो तो ले आओ, नहीं है। पूरा सिलेबस आईकेप का ये वाला जो डिज़ाइन है, ये आप कोई भी सिलेबस उठा लो। मैंने सीपीआई आयरलैंड के पेपर रिव्यू किए हैं, सीए श्रीलंका, सीए इंडिया, सीए नाइजेरिया, कहाँ के नहीं किए? नहीं है किसी का भी ऐसा सिलेबस, एक भी नहीं है। हाँ रिपोर्टिंग में आपको मिलेंगे, रिपोर्टिंग में मैंने भी देखे हैं, अच्छे पेपर भी हैं, आपको रिपोर्टिंग के अच्छे पेपर मिल जाएंगे, आपको एमएफए के भी टॉपिकल पेपर अच्छे मिल जाएंगे, इसके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? है ही नहीं ऐसा कोई सिलेबस, बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस ही नहीं। और अगर सिलेबस मिल भी जाए तो इस नस्ल का सवाल जो आईकेप बनाता है नहीं मिल सकता यार, बहुत मुश्किल है, मुश्किल बनाता है आईकेप। हम तो दे रहे हैं ना, हम तो बच्चों को करवाते हैं। वो कोने की एडजस्टमेंट 8वीं एडजस्टमेंट में मुलाकात करती है, और बंदा देखता ही रहे यार ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ओवरहेड छोड़ दिया हवा में, बच्चा ढूंढ रहा है, उसने अजम्पशन लेके सॉल्व कर दिया, उसमें एक हिंट था, जिन्हें नहीं किया। तो इस तरीके का है, तो सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर प्लानिंग प्लस प्रैक्टिस। बच्चे प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। बच्चे से पूछ रहा हूँ, बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना रह गया सर, तकरीबन 5 चैप्टर के मैंने सिर्फ लेक्चर्स लेने हैं, बस बाकी सबके मैंने लेक्चर्स ले लिए। ओ भाई लेक्चर्स लेने से पेपर पास थोड़ी होता है, हु सेड यू? ये भाईजान पीआरसी नहीं है, लेक्चर लूँगा अकड़ मेरे को 20 आ जाएंगे, अकड़ बकड़ बम्बे करूँगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होएगा, सच बता रहा हूँ। इसमें ये जो कलम है ना, ये उठाना होगा और इस कलम को चलाना होगा, रजिस्टर थोड़े से भरने होंगे, टेक्निकली आपको मेहनत करनी होगी। बच्चों को पूछा अच्छा भाई आपने प्रैक्टिस किया है? बोला हाँ टीचर जो क्लास में कराते थे ना वो मैंने प्रैक्टिस कर दी। ईमानदारी पे हाथ दिल पे रख के बोलो, टीचर ने जो सवाल करवाया उस सवाल को आपने क्या क्या, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। टीचर ने जो सवाल करवाया उसी सवाल पे एग्जैक्टली मिनो अन आपने कॉपी किया, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं फिर इसको? छापना। एग्जैक्टली सही वर्ड बोला ना, समझ आ रही है बात? छापना नहीं है भाई, मैं करवाऊंगा सवाल आपको, मैं आपको लिस्टें भी, आपको सवाल भी कंपाइल करके दे दूंगा। चलो मेरे पास कंपाइल सवाल आते हैं, टेंशन नहीं है, आपको सवालात भी ढूंढने नहीं है। अच्छा मैंने बेसिक सवालात भी बनाता हूँ, मेरे सवालों का भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या करता हूँ कि सवालों को 3 पीसीस में तोड़ता हूँ, 2 पीसीस में तोड़ता हूँ वैसे तो, लेकिन 2 पीसीस में ऐसे कि एक सवाल है वो मेरे हैं, उसका नाम है STT सॉल्यूशंस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसमें बिल्कुल बच्चों वाले दिए हुए, आपकी सिर्फ ग्रिप बनाने के लिए, बिल्कुल ग्रिप बनानी है।
भाई ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। फिर आपको आईकेप के सवाल दिए हुए, उस आईकेप के सवाल भी मैं करवाऊंगा, छोड़ नहीं दूंगा आपको, लेकिन कुछ करवाऊंगा कुछ छोड़ूंगा, कुछ करवाऊंगा कुछ छोड़ूंगा। जब वो सवाल आप करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्या आएगी, मुश्किल आएगी। तो या तो आप जहन पे जोर लगाओगे या आप एक टिपिकल बच्चा होगे, सर नहीं हो रहा ऐसे ही है ना भाई, ठीक है। तो आपने बस इस चीज़ को रखना है। ये आखिरी चीज़ आ जाती है हमारे पास अपना फोकस रिवीजन बिफोर एग्जाम। इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या। अब ये ट्रिक आज सिखा रहा हूँ, आप CFAP में जाएंगे ना, ये ट्रिक को लिख लो। ये ट्रिक काम ना आए, आप जो है, मैं लोगों को ये जुमला उसके लिए कहता हूँ, अगर उस बंदे ने दिल से ये ट्रिक की है और सही से की है, आप जूता लगा के मेरे सर पे मारना। ये मेरी आजमूदा ट्रिक है, मैंने अपने पेपर्स में इस्तेमाल की और मैंने अपने पेपर्स इससे बहुत इजीली क्रैक किए। ठीक है, कहीं फेलियर भी आते हैं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, ICAP का पेपर है भाई, वो थोड़ी है सर सैयद अहमद खान के क्या कारनामे थे, टाइम लगता है इसको क्रैक करने में। लेकिन ओवरऑल अगर आप 6 साल में पेपर क्रैक कर लेते हो, ओवरऑल मतलब PRC से लेके CA फाइनल तक, तो यू आर अमंग द टॉप 5% पीपल, ध्यान में रखिएगा। इससे ज़्यादा CA में ये लोग बोले ना यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई वालों की लिस्ट निकालो तो आपको पता चलेगा हर अटेम्प्ट में वो 4-5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले CA फाइनल में। कैफ में ज़्यादा हो सकते हैं, CA फाइनल में तो नहीं होता, जो ओवरऑल द 6 साल में उसने निकाल दिया। अब वो करते क्या है, पढ़ते कैसे हैं, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करें। देखें, आपका ये पूरा 4 महीने का साइकिल है, सही है, 4 महीने का है। अब सबसे पहले तो देखिए, आपको टीचर, ये हुआ सिलेबस स्टार्ट। आपने क्या करना है कि सिलेबस में टीचर टॉपिक वाइज पढ़ाता है, टीचर कभी भी हियर एंड देयर नहीं पढ़ाता, टीचर हैंसेल एंड ग्रेटल वाली अप्रोच नहीं रखता। टीचर क्या करता है, टॉपिक पढ़ाता है, ये एक टॉपिक पढ़ाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, ऐसा ही है। आपने क्या करना है, जब टीचर पढ़ा रहा है, जैसे ये पूरा हिस्सा पढ़ा रहा है, आपने टीचर के साथ रहना है, रोज़ाना घर पे जाना है, जो पढ़ा रहे हैं ना टीचर, एक नोटबुक रख लेनी है। उस नोटबुक में जो टीचर पढ़ा रहा है ना, जो आज का समझा, उसकी समरी बना लेनी है, छोटी सी, 4 लाइनर में, 5 लाइनर में, 6 लाइनर में, ऐसे होता है। रोमन में लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, सिंधी में लिखो, आई डोंट केयर, लेकिन आपने छोटी सी समरी बना लेनी हर सब्जेक्ट की। ये करने के बाद आपने क्या करना है, जब टीचर, लेट सपोज करो ये एक ए टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करना। इससे पहले नहीं करना है, इससे पहले कर ही नहीं पाओगे। जो टीचर करवा रहा है करवा लो, नहीं क्या होते हैं छोड़ दो। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपके दिल में क्या होगी, तसल्ली के, या भी ये मेरे से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, मिसाल कर लो ये सवाल आप कर रहे थे पास पेपर, तो उसमें एक ऐसा सवाल आया जिसमें ए टॉपिक भी टेस्ट हुआ है, बी टॉपिक भी टेस्ट हुआ है और सी टॉपिक भी टेस्ट हुआ है, एक साथ हो गया, तो जाहिर है ये तो आप नहीं कर सकते अभी। तो आपने क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी भी साथ साथ करते रहनी है। वो शुरू हो गया दूसरा टॉपिक, अब इसमें बी खत्म हो गया, आपने बी के क्वेश्चंस कर लिए, फिर ऐसे ही हुआ सी खत्म हो गया, आपने सी के क्वेश्चंस कर लिए। अब जब आप ये करते 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 एग्जाम के आखिरी दिनों तक आओगे, तो विद इन 4 मंथ, जब 4 मंथ का क्या हो जाएगा बेटा, एंड हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास सिंपली हर टॉपिक के सिंगुलर क्वेश्चंस क्या हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, सिंगुलर क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस बचेंगे, एक क्वेश्चन बचेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम आईकेप की दुनिया में उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टॉपिक को आईकेप ने हाथ लगा दिया। मिसाल के तौर पर कोई टैक्स पढ़ रहा, उसने सैलरी पढ़ लिया, अब वो पढ़ने गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं पढ़ा है, लेकिन आईकेप ने जब टैक्स का कंप्यूटेशन का सवाल बनाया तो उसमें सैलरी भी पूछ लिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी पूछ लिया, कैपिटल अदर सोर्सेज भी पूछ लिया, कैपिटल गेन भी पूछ लिया।
तो जब तक आप इन चारों को नहीं पढ़ोगे क्या आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसके बाद आ जाता है पेपर का लास्ट मंथ। पेपर के लास्ट मंथ में जब आपके पास 2 वीक रह जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 लेटेस्ट अटेम्प्ट के पेपर, 3 लेटेस्ट अटेम्प्ट के पेपर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले आपने लेटेस्ट करना है, फिर इसके पीछे वाला करना है, फिर इसके पीछे वाला करना है। इसको आपने घर में ऐसे बैठ के करना है कि जैसे घर वालों से आपकी बहुत बड़ी मुंहमारी हो गई है। अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, उस 3 घंटे को ऐसे चूज करना कि उस 3 घंटे में कोई नमाज का वक्त ना है और उस 3 घंटे में आपको कोई हाजत ना हो। मिसाल है, आपको लंच नहीं करना, डिनर नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी, यानी आप ऐसे देना जैसे एग्जाम है। और मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डू इट बाय सुबह 10 से 1, बेहतरीन टाइम है। 10 बजे उठोगे तो नींद पूरी होगी, ऐसे ही है। और 1 बजे तक नमाज का वक्फा भी नहीं आता, कोई वक्फा नहीं आता नॉर्मली, ठीक है। तो उस अटेम्प्ट को आपने 3 दिन करना है। आप अपना 3 दिन कोई भी चूज कर सकते हो। और अगर आप 3 पेपर भी रखते हो ना, 3 पेपर आप ऑप्ट कर रहे हो, तो 2 हफ्तों में 3 पेपरों के 3-3 दिन निकाल सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। और जैसे चाहो करो, आपकी मर्जी है, सब आप दीद है। और आपने उस पेपर को करने के बाद उसके अपना आपके जो सजेस्टेड आंसर है उससे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, अपने आप को मार्किंग देनी है। ये सवाल ही नहीं होता कि आपसे गलती नहीं हुई होगी, लेकिन जब अपने आप को आप मार्किंग दोगे तो यू विल स्टार्ट टू बिलीव कि आप कहाँ फॉल करते हो। सर गोल्डन फॉर्मूला बताए कि वो कौन सी चीज़ है कि अगर मैं वहाँ तक कर लूँ तो मेरे हिसाब से मैंने पेपर क्रैक कर लिया। उसूल याद रख ले, आपका पेपर है कंटेंट मल्टीप्लाई बाय एक्यूरेसी पे, ठीक है। आपका पूरा पेपर इसी पे चलता है। अगर मिसाल कर लेते हैं, आप 80% कंटेंट सही करते हैं, 80% कंटेंट लिखते हैं पेपर में, यानी 80% अटेम्प्ट करते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 80% एक्यूरेसी से, तो कितने परसेंटेज बन जाता है? 64% है। शुक्रिया यार आप लोगों का, मुझे वरना शौक होता आप लोगों ने पीआरसी में पास किया सही से या नहीं किया, ठीक है। आप इसको बरक्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 70% कंटेंट किया और उसको 80 कर दिया, 56%। आप इसको भी बरक्स कर सकते हैं कि 80% कंटेंट किया, 70% किया, फिर भी 56%। मैं कहता हूँ बंदा फेल क्यों हो रहा है फिर? क्या वो 80% पेपर करके नहीं आ रहा एग्जाम में, या वो 80% सही करके नहीं आ रहा? दोनों में से एक बात है ना। इसका मतलब फेलियर होने की रीजन आईकेप नहीं है। कौन है भाई? हाँ, बच्चा है वो हम में हमसे पेपर नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर हमने बता दिया कि हम लोग सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। अब राइट नाउ चलो हम इसको सिलेबस को कवरेज के ऊपर, हमारा बेटा जो आईकेप की सीक्वेंस है, मैं वही सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, सिवाय इस बीच के। इस बीच में जरा सी सीक्वेंस को हम हिलाते हैं। रीजन है हिलाने की, अच्छा भला आईकेप की सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, उसी को कर लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि मेरे हिसाब से 1-2 चैप्टर ऐसे हैं उनकी सीक्वेंस ऊपर नीचे होनी चाहिए थी। आईकेप ने नहीं रखी, टेंशन नहीं है, हम कर लेंगे। वो क्यों रखी है? क्योंकि मेरे हिसाब से एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल जो है वो बराह रास्त ताल्लुक किससे रखता है? सीवीपी से रखता है। और इसी तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ताल्लुक मटेरियल से है, ठीक है। बस ये 2 ऐसे एरियाज है जहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगा। हमारा तरीक़ेकार क्या होगा? हमारा तरीक़ेकार सेम होगा। मैं टू दी पॉइंट पढ़ाऊँगा, कोई हैंकी पेंकी नहीं, इंडस्ट्री से उसको लिंक करवाऊँगा। मैंने आपको जैसे कहा, मुझे क्या नज़र आ रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है वो इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होती है। तो मैं क्या करूँगा, आपको पहले दूंगा कॉन्सेप्ट, टू दी पॉइंट, मैं लिंक कराऊंगा आपकी पास्ट कोई भी चीज़ जो आपने पढ़ी हो उससे, और हम उसके सवालात को सॉल्व करेंगे। बेसिक सवालात से शुरू करेंगे, फिर एडवांस सवालात सॉल्व करेंगे, और फिर हम चलेंगे अगली तरफ कि इसका इंडस्ट्री से क्या लिंक है। तो हम इंडस्ट्री से अंदर समझेंगे कि इंडस्ट्री में कॉस्टिंग किस तरीके से इस्तेमाल होती है। मैं मिसाल दूँ, अगर आपको, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स भी पढ़ रहे हैं आप, मेरा सवाल है टैक्स आप पढ़ रहे हैं,
आपको मैं कहूँ कि टैक्स अगर आप ऐसे ही पढ़े ना, आपको इंडस्ट्री से कभी लिंक समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप सेल्स टैक्स पढ़ते रहें, करते रहें, आपको यही समझ में आएगा एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, लायबिलिटी आ जाती है, चल मेरा भाई पे ऑफ किया, ख़त्म कहानी। 90% का रूल लग जाता है, कुछ में 90% का रूल नहीं लगता, आपको सिंपल बता दिया सब, यही हो रहा होता है। लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर प्रोडक्ट पे 90% का रूल क्यों नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे, मैं आपको बोलूँगा सेल्स टैक्स तो लगेगा, लेकिन उसमें तो मसले मसाइल है, उसमें नॉर्मल सेल्स टैक्स लगता ही नहीं है। अगर सेल्स टैक्स 18% से कम लगता है तो क्या उसका इनपुट लेना अलाउ होता है? पता नहीं है आपको। अगर सेल्स टैक्स 18% से ज़्यादा लगता है, क्या उसका इनपुट लेना अलाउ होता है? सर पता नहीं है मुझे। क्या किसी आइटम बेसिक स्पेसिफिक है जिसके लिए करना? तो मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री की नॉलेज आपको नहीं आएगी। ऐसे ही कॉस्टिंग में भी मैं आपको ये बताऊंगा, आप सारी चीज़ें कर लो, मैं आपको बोलूँ ये वेरिएंस निकलता है, मैं वेरिएंस पिछले साल मैंने पढ़ाया, पूरा वेरिएंस पढ़ाने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया, बच्चे ने सुना होगा तो बहुत हंसे होंगे इसके ऊपर। मैंने कहा जनाबे मन, मैंने आपको पूरा वेरिएंस पढ़ा दिया, आपने सीख लिया वेरिएंस, अब सुने ये बात, ये कंप्यूटर खुद करता है, आप फजूल में मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। हम जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग स्माइल इंडस्ट्रीज में बिस्किट्स भी बना रहे हैं, रेपर्स भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। हम लोग के SKUs जो हैं, जो आप टॉफ़ी बिस्किट सारी चीज़ें खाते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हर सब्जेक्ट, हर किसी में स्टैंडर्ड लग रहा है ना, हर स्टैंडर्ड को आप वेरिएंस से कैसे कंपेयर करोगे एक्चुअल से? आप बोलो कितनी बड़ी एक्सेल शीट बनाऊंगा भाई, मेरे लिए करना क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं सिस्टम को समझा देता हूँ, भाई ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल को जब आएगा उसको ऐसे देख लेना, कंपेयर करके मुझे बता देना टोटल मटेरियल वेरिएंस कितना आया, यूजेज वेरिएंस कितना आया, वो खुद ही बता देता है, मुझे कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम वहाँ पर खुद ही, हाँ बहुत अनयूजुअल आता है तो हम तलाश करते हैं, अगर यूजुअल आता है हम जाने देते हैं। हम परसेंटेजेस रखी हुई हमने कि ये इतनी परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स इट। तो दिस इज़ द की। और हम लोगों की जो क्लासेस का स्केड्यूल इस तरीके से होता है कि 2 हमारी होती है वीकडेज पे, 2 हमारी होती है वीकेंड्स में। जो वीकडेज पे होती है वो स्मॉल क्लासेस होती हैं, इट्स लाइक 1 आवर, 1.25 आवर्स, 1.5 आवर्स एंड सो ऑन। जो हमारी वीकेंड्स पे होती है वो तकरीबन जो होती है 2 आवर्स की 2 क्लासेस होती है। तो तकरीबन हम लोग जो है हफ्ते के 5.5 से 6 घंटे, बल्कि 5.5 से 6 घंटे कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये तकरीबन 6.5 से 7 घंटे तकरीबन हफ्ते का तो हम लोग पढ़ते हैं। तो 7 घंटे को हम पकड़ लेते हैं, तो 7 घंटे इंटू 4 इज़ 28, ठीक है। तो 28 आवर्स पर मंथ हम लोग तकरीबन पढ़ रहे होते हैं। इसमें कुछ ऐसे दिन भी आते हैं उसमें हम ज़्यादा, और कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें हम कम पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम 28 आवर्स को भी देख लेते हैं तो आपके पास जो है 30 आवर्स पर मंथ, तो 30 आवर्स पर मंथ इट्स अराउंड फॉर 120 आवर्स फॉर 4 मंथ, ठीक है। तो हम लोग तकरीबन 120 आवर्स से लेके 140 आवर्स के दरमियान पढ़ा रहे होते हैं हर सब्जेक्ट को, ठीक है, तकरीबन हर सब्जेक्ट को, खास करके CMA और MFA को। तो हमारा यही सब्जेक्ट का वो रहेगा। तो ये बताने का सिर्फ इसीलिए मकसद था कि आप अपनी तालीम के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी प्लानिंग करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कितनी मुझे क्लासेस लेनी है और मुझे कितना उसको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा। सर प्रैक्टिस के कितने आवर्स होते हैं? देखिए, एक तो 140 आवर्स के अंदर ही हमारे जो है तकरीबन 30-40 घंटे जो है वो प्रैक्टिस के ही होते हैं। कोस्टिंग में ना पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, वो सब्जेक्ट ही इस नेचर का है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ फॉर्म और रजिस्टर्ड अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस इन 1984 और एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड सो ऑन, या आपको मैं टैक्स की डेफिनेशन याद करवाऊँ, ऐसा नहीं है बेटा। ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर का सब्जेक्ट है। यहाँ पर मतलब बस मैं आपकी ना वो जो छुरी की धार कैसे तेज़ करते हैं, मैं आपको इसी छुरी की धार की तरह बस तेज़ करता जाऊँगा, बेटा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और आप लोग सवालात करने की पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट बैच में बच्चों का, जो बच्चों ने लिया और जिन बच्चों ने उसको ऑप्ट किया, तो दे वर क्वाइट, मतलब कि उनको इस चीज़ की ये थी कि हम लोगों ने एक जो ग्रुप के अंदर हम लोग जो है सवाल छोड़ दिया करते थे, जो बच्चों जो सवाल करना हो उसको। तो फिर उसमें क्या होता था कि कुछ बच्चे भी पार्टिसिपेट करते थे, और कभी कभार ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल कंप्लीट सवाल को सॉल्व करके दे देता था इन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल या विद रिस्पेक्ट टू एक स्क्रीनशॉट। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये सारा मरहला हमारा साथ रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इन केस यू हैव एनी क्यूरी, ठीक है, ग्रुप के अंदर जस्ट लेफ्ट द क्यूरी, ठीक है, ग्रुप साथ ही है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट बैच में, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है
इन्वेंट्री वैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वगैरह पहले शेयर हो जाएंगे, पोर्टल पे भी शेयर हो जाएंगे सारी चीज़ें, और आपके साथ साथ उसको हम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं बुक को प्रॉपर फॉलो करता हूँ, ऐसे जैसे कि मैंने कहा, तो मैं आपको बुक की थ्योरी से भी घुमाऊँगा, ठीक है। आई कैप शॉर्ट क्वेश्चन में बसा होकर बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें पूछ लेता है और बच्चा कहता है मेरे को तो पता भी नहीं था। लेकिन मैं बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, टीचर पे आप बिलीव करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, करना भी चाहिए कि आप पढ़ने आए हैं, लेकिन आप हमेशा टीचर को भी बशर समझें और बुक को भी खुद भी घुमाएं। रीज़न क्या है, बसा औकात ये होता है कि भाई टीचर ने बेचारे ने अपने हिसाब से फ्लो में पढ़ाया, उससे कोई चीज़ निकल गई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे टीचर्स के, हमारे टीचर से भी होता था, हम उनको जाके बताते थे कि सर ये वाली चीज़ थोड़ी सी रह गई थी, ये वाला ज़रा आप कवर करवा दीजिए, मेरी नज़रों से गुजरी है, ज़रा दे। टीचर हैप्पी होते थे। अब बच्चों को मवाद चाहिए, टीचर छोड़े और हम लोग जो है CA स्टार पे एक एनोनिमस पोस्ट लगा दें, गेम ऑन करें, हमारा भी शुगल मेला लगा रहा है, बाकियों का भी शुगल मेला लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज की डिशेस जो है यहीं तक है, तो इसको देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।